नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और फिर आज 5 टॉपिक के साथ आए 101 एपिसोड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। देखिए, ये आयोग जो है चर्चा में रहा है ना, इसलिए इसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग देखेंगे, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सही कौन सा कथन है? क्योंकि देखिए, देश की राजधानी अगर दिल्ली की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ भी वायु गुणवत्ता जो है लगातार खराब रहा है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के राजधानी और महत्वपूर्ण शहरों की भी यही स्थिति है। कुल मिलाकर के भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत की जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब है। इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। आपसे देखेंगे अभी क्या चीजें हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य कहा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समझते हैं ना, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली अब यही कहा जाता है। जो दिल्ली हम लोग कहते हैं ना, वो एनसीआर हो गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि दिल्ली से बाहर, जैसे कि गुरुग्राम हो गया, जैसे कि नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, गाजियाबाद हो गया, ये सब मिलाकर के अब जो क्या हो जाता है, एनसीआर हो जाता है। यानी कि दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के कई जगहों को शामिल कर लिया गया, इसमें यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। ठीक, आगे इसके पास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति है, यह बताया गया है। और पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प हैं। सबसे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के विषय में देखते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, एक अधिनियम आया था 2021 के माध्यम से किया गया। प्रारंभ में इसकी जो स्थापना है एक अंतरिम अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास करके हुआ था, कि जो कि 2020 में हुआ था, लेकिन बाद में इसे एक संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित समन्वयन का काम होता है, वो करना। तो कुल मिलाकर ये तो सही हुआ, लेकिन गठन केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश, ये गलत हो गया। मैंने क्या कहा? शुरुआत में ऑर्डिनेंस के द्वारा हुआ था, अध्यादेश के द्वारा हुआ था, बाद में संसदीय अधिनियम जो है इसे 2021 में कर दिया गया, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा कहता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने का शक्ति है। क्या वाकई सीएक्यूएम के पास ये शक्ति है? देखिए, कानूनी रूप से उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में बाध्यकारी आदेश या निर्देश जारी कर सके। इसके निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के लिए भी बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर इसमें आपको एलिब्रेट कर दे और ज्यादा एक्सप्लेन करके, क्या ये राज्य सरकार पर लागू होगा? होगा। क्या संबंधित प्राधिकरण पर लागू होगा? होगा। क्या केंद्र सरकार पर भी लागू होगा? होगा। ये इसको शक्ति दिया गया है और ये किस अधिनियम के द्वारा? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये 2 स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2 सही है, दूसरा और तीसरा, पहला गलत हो गया, दूसरा तीसरा सी में है। ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो हम लोग सी विकल्प के साथ चलेंगे। फिर से कहता हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे, भारतीय ग्रे वुल्फ, ये चर्चा में रहा है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, लगातार चर्चा में रहा है, ध्यान रखना है। भारतीय ग्रे वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आईयूसीएन की लाल सूची, रेड लिस्ट की बात की गई है, इसे अति संकट ग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट है, अब जरा इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर जो बातें कही गई है भारतीय ग्रे वुल्फ के विषय में, सबसे पहले इसको समझिए। भारतीय ग्रे वुल्फ जो है वास्तव में ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है और यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हो गया भारत पाकिस्तान जो है, और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि ईरान हो गया, अफगानिस्तान, इसमें देख लेंगे, यहां ये पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं, ये सही है। दूसरा, रेड सूची का बात किया है आईयूसीएन का। देखिए, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भारतीय ग्रे वुल्फ को लिस्ट कंसर्न यानी कि एलसी, ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो इंडेंजर्ड यानी कि EN के रूप में कहीं ना कहीं वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि CR नहीं है।
तो यहां पर यह स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो पहला का ए, यानी कि केवल एक ही इसमें सही है। मामला समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में खबरों में रहा नोंग खाइलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, स्टेट को लेकर के पूछा गया है। और अभ्यारण्य है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, तो निश्चित तौर पर यह चर्चा में रहा है और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। 4 राज्य दिया गया है। देखिए, यह जो वन्य जीव अभ्यारण्य है मेघालय राज्य में री भोई डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? री भोई एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, तो वहां पर इस डिस्ट्रिक्ट में यह अभ्यारण्य है। और कहां पर? मेघालय का ये डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप सबसे पहले ही समझ लीजिए। दूसरी बात, यह अभ्यारण्य जो है लाई लाट ग्राम के निकट स्थित है और लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है। और इस अभ्यारण्य को 1981 में संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो ना, उसको निश्चित तौर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादा प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। अब यहां पर चलते हैं, लिकॉन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इसमें पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हुए मस्तिष्क ऊतक की संरचना को नैनो स्केल स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ओके, इस प्रक्रिया में न्यूरॉन एवं सिनेप्स के साथ ही उसमें उपस्थित विशिष्ट प्रोटीनों को भी देखा जा सकता है। ये 2 स्टेटमेंट यहां पर है। अब सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, यह जो है दरअसल एक अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक है, जो पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को उपयोग में ला करके मस्तिष्क के जो टिश्यूज है, यानी कि जिसको ब्रेन टिश्यूज कहते हैं, उसकी संरचना को नैनो स्केल पर देखने में सक्षम बनाती है। तो कुल मिलाकर के यही आपसे यहां पूछा गया था, यह सही है। दूसरी बात आपसे कहा गया, प्रक्रिया में न्यूरॉनों एवं सिनेप्स को साथ ही उसमें उपस्थित विशिष्ट प्रोटीनों को भी देखा जा सकता है। क्या इससे हो सकता है? तो देखिए, इसमें विशेष रूप से जो न्यूरॉनों होते हैं, सिनेप्स होते हैं, तथा उसमें उपस्थित प्रोटीन अणुओं को स्पष्ट रूप से देखा और विश्लेषित भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा कथन सही पूछा गया था? दोनों। तो सी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। 5वें पर चलते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में इंडियन ओशियन की बात किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण खबरों में रहा कॉस्मोस 482 उपग्रह का संबंध किस देश से है? यानी कि ये सैटेलाइट जो इंडियन ओशियन में क्षतिग्रस्त हो गया, उसका संबंध किस देश से है, ये पूछा गया। देखिए, हाल ही में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ था कॉस्मोस 482, उसका संबंध सोवियत संघ यानी कि अब रूस से है। फिर मैंने ये क्यों कहा दोस्तों कि सोवियत संघ मैंने क्यों लिया, जबकि यहां विकल्प में तो रूस है, सही जवाब भी डी ही है, रूस है। फिर मैंने सोवियत संघ क्यों कहा? 1972 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 1972 में रसिया नहीं सोवियत संघ हुआ करता था, ये ध्यान रखिए। 90 में उसका विघटन हो गया। तो यह वीनस क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजा गया था, लेकिन एक रॉकेट विफलता के कारण यह पृथ्वी के कक्षा में फंस गया और 53 वर्षों बाद वही परिक्रमा करता रहा, मतलब 53 वर्ष तक करता रहा। अंततः 10 मई 2025 को यह उपग्रह जो है हिंद महासागर में गिर गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जवाब जो है इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। बहुत ध्यान से इसका जवाब देना है, अच्छा प्रश्न ये है, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखते भी रहता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे भी बना करके रखिए। समय बेहद कम है, तो ज्यादा से ज्यादा अब रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।